एकमात्र शो है टेलीविजन का जिसमें आप देखते हैं आंकड़ों के नजरिए से क्या कह रही है देश की जनता। ये समझने के लिए आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर बिहार में क्या हुआ। ये तो आप लोग अब तक जान ही गए होंगे कि नीतीश बाबू एक बार फिर से अपनी जगह पलटकर वापस एनडीए में आ गए हैं, लेकिन इसका असर क्या होगा लोकसभा चुनाव में, इसके पीछे की वजह क्या है, ये सब समझने के लिए आपको बिहार में हावी कास्ट पॉलिटिक्स यानी जातिवाद की राजनीति को समझना होगा। हम आपको अब बताएंगे कि इससे पहले के नतीजे अब तक क्या कुछ कहते रहे हैं। लोकसभा चुनाव करीब है, अब महज 90 या 95 दिन ही बचे हैं। ऐसे में इस फैसले का क्या असर होगा बिहार की पॉलिटिक्स पर, इस पर चर्चा करेंगे। शहजाद पूनावाला जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होंगे, अतुल लौडे पाटिल साहब कांग्रेस पार्टी की तरफ से, सत्यप्रकाश मिश्रा जी जेडीयू का पक्ष रखेंगे, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं, नवल किशोर जी आरजेडी का पक्ष रखेंगे। दो खास मेहमान शशि शेखर जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, और संजय कुमार जी जिनसे हमने, जो कि को डायरेक्टर है सीएसडीएस के और जिन्होंने बहुत सारा डेटा आज हमें दिया है जो आप अब देखने वाले हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, आपको बताते हैं लोकसभा के नतीजे 2004 से क्या कह रहे हैं। जी हां, नतीजे भी बहुत बार कुछ ऐसी बात कह देते हैं जिसकी वजह से पार्टियां उसी ट्रेंड को रिपीट करना चाहती हैं। तो क्या कहता है 2014 का लोकसभा चुनाव? सबसे पहले देखिए, एनडीए में तब जेडीयू नहीं था। 2014 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने के नाम पर नीतीश कुमार एनडीए से बाहर हो गए थे और त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था, क्योंकि महागठबंधन के हिस्से में भी वो नहीं थे। यानी बीजेपी एनडीए एक तरफ, जेडीयू एक तरफ, महागठबंधन जिसमें उस वक्त आरजेडी, कांग्रेस और एनसीपी शामिल थे वो एक तरफ। तो सबसे पहले एनडीए का आपके पास दिखा देते हैं। सीटें आई थी 22 लोकसभा की, और एलजेपी को आई थी 6 सीटें और आई थी आरएलएसपी को 3 सीटें, वर्सेस जेडीयू को कितना आया था? जेडीयू अलग चुनाव लड़ रही थी, सिर्फ 2 सीट। महागठबंधन में आरजेडी को 4, कांग्रेस को 2, एनसीपी को 1। अब हम आपको दिखा दे रहे हैं कि लोकसभा सीटों में 2019 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार अपने कार्यकाल को आगे ले जाने के लिए चुनावी मैदान में उतरे थे और बीजेपी की जबरदस्त जीत हुई थी 303 सीटों के साथ, तब बिहार ने कितना दिया था? सीटें घटी थी बीजेपी की। इस बार एनडीए का हिस्सा थे जेडीयू और बीजेपी, एक साथ चुनाव में लड़ी थी, इसीलिए बीजेपी की सीटें घटी लेकिन गठबंधन की बढ़ी। 17 बीजेपी को, जेडीयू को 16, एलजेपी बरकरार रही 6 के साथ, और आरजेडी का खाता तक नहीं खुला। यानी बीजेपी और जेडीयू जब साथ आए 2019 में तो खाता तक नहीं खुला था। लालू प्रसाद यादव की पार्टी, तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी का, कांग्रेस को 1 सीट आई थी। शायद यही डुप्लीकेट करने के लिए इस बार कोशिश हो रही है और इसीलिए बीजेपी भी खुली बाहों से नीतीश बाबू का पुनः स्वागत कर रही है। और यहां पर देखिए फिर से वो चुनाव लड़। बिहार में किसको कितना वोट शेयर जल्दी से आपको बता देते हैं। 14 में बीजेपी को 29% था, एलजेपी को 6.5%, आरएलएसपी को 0.12, जेडीयू अलग लड़ी थी 16%, महागठबंधन को 20, जिसमें आरजेडी को 20% वोट मिले थे और कांग्रेस को 9%, एनसीपी को 1। अब 19 पे आ जाइए, जब आरजेडी को एक भी सीट नहीं आई थी तब भी 16% उन्हें वोट मिले थे, कांग्रेस को 8%, लेकिन बीजेपी 24%, जेडीयू 22%। यानी आप देख रहे हैं कि एनडीए कितना स्ट्रांग दिखा था, कितना मजबूत साबित हुआ था। एलजेपी को 8%। बिहार में कौन सी जाति, जिस कास्ट पॉलिटिक्स की मैंने बात की थी, अब आपको बताते हैं कि आखिर जाति का ये खेल बिहार की राजनीति में क्या खेल करता है और क्यों ये हावी रहता है। दुर्भाग्यपूर्ण आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसा होता आया है। तो हम आपको बता देते हैं आंकड़ों का। अगर आप देखेंगे 2000, ये हम आरजेडी प्लस का आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले ट्रैकर। आरजेडी प्लस में देखिए आंकड़ों का, अगर आप देखते हैं जो कुल वोट शेयर है 44%, 25 है 2009 में, घट रहा है, फिर 14 में जाकर 29 पे पहुंचता है आरजेडी प्लस का, और 2019 में 30.61%। इसमें से अगड़े देखिए कैसे फिसलते जाते हैं। आरजेडी प्लस से 25 से 10 पर, 10 से 2014 में 6 पर, और फिर 8% 2019 में। ओबीसी 50%, 44% 2009 में, 49 लगभग आधा 2014 में। मेजर कंसोलिडेशन हुआ था उस वक्त ओबीसी का आरजेडी के पक्ष में, और इधर 41% आप देख रहे हैं 2019 में। अति पिछड़े जो हैं ईबीसी देखिए 38% 2004 में, उसके बाद से 2009 पर आई है तो 14, ये भी खिसकते चले जाते हैं 10%। यही वो पॉलिटिक्स है जो नीतीश कुमार को नीतीश कुमार बना गया, क्योंकि उन्होंने जो ईबीसी की पॉलिटिक्स वहां पर की वो उनको बहुत फायदा दे गया।
14% पर वो फिसल जाते हैं आरजेडी प्लस। अब दलित पे देख लीजिए 44% से यहां पर भी घटता जाता है आरजेडी प्लस का 44 जो 2004 में मिला था उन्हें वहां से, और 2004 में याद रखिए यूपीए की सरकार बनी थी। इधर देखिए 29%, फिर 11%, फिर 5%। मुस्लिम वोट इसमें जबरदस्त इजाफा, 2009 में एक बार जरूर गिरा, लेकिन उसके बाद से देखिए 74 से सीधा अंत आते आते 2019 में 80% मुस्लिम वोट गया है आरजेडी को। अब हम आपको जल्दी से दिखा देते हैं अगला जो है एनडीए का। एनडीए में कुल वोट शेयर के साथ अगर आप शुरुआत करेंगे, ये ट्रैकर मेरे साथ देख लीजिए, 36, फिर 37%, फिर 38 पे पहुंचते हैं और फिर 53% 2019 में जब एक साथ आई बीजेपी और जेडीयू। तो देखिए क्या उस वक्त हाल रहा था। और ये ओबीसी उसके बाद से हम आपको अगड़े का दिखाते हैं, 63%, 60%, 77%, 67%। तो बाय एंड लार्ज जो अगड़े हैं वो रहे हैं एनडीए के साथ। उसके बाद ओबीसी पर आइए 38 से 32, 21, 42। ईबीसी लेकिन देखिए कैसे जबरदस्त इजाफा होता है 2019 आते आते, जो 36 से शुरू हुआ था आंकड़ा एनडीए का 2004 में, वो 75% पर पहुंच गया 2019 में। 2019 में आपको फिर से याद दिला दें, बीजेपी और जेडीयू एक साथ थी। यही वो आंकड़ा है जो बीजेपी को मजबूर करता है कि वो जेडीयू के साथ दोबारा नीतीश कुमार को स्वीकार करके आगे बढ़े। और दलितों में भी आप ऐसे ही देख रहे हैं, 30% से जो 2004 में कहानी शुरू हुई थी वो 80% पर पहुंच जाता है 2019 में। इसी में इस समय भी आप देखें तो जो जिनको कहा जाता है कि दलितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तमाम अन्य पार्टियां एनडीए में साथ हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि चाहे वो एलजेपी हो, कुशवाहा साहब की पार्टी हो, मांझी की पार्टी हो, एचएम, ये सब उनके साथ हैं। मुस्लिम में अगर आप देख लें तो इनका तो मामला वहां पर ऐसे ही है, 8%, 9%, 2%, 6%, जिसको कहते हैं चुटकी भर में सिमट जाता है पूरा मामला इनका, पूरी कहानी। अब हम आपको जल्दी से दिखा देते हैं जेडीयू की पूरी कहानी क्या है। कुल वोट शेयर 15%। ये 2014 की हम आपको बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि तब ये अलग लड़े थे, ना महागठबंधन में गए ना बीजेपी के साथ गए। पीएम नरेंद्र मोदी पीएम का उम्मीदवार बना दिए गए थे, इसलिए इसी बात से नाराज होकर जेडीयू अलग लड़ी थी। और देखिए उनका वोट शेयर क्या था, 8% अगड़ों में, 14%, ओबीसी में 18%, ईबीसी में 20%, दलित में, मुस्लिम में 22%। सब जगह पिछड़े रह गए थे और इसीलिए नीतीश कुमार को भी सूट करता है कि वो एनडीए के साथ मिलकर वो चुनावी मैदान में उतरे। अब कांग्रेस का नंबर बताकर हम अपनी बहस की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस आपको बता दें 2009 में जब यूपीए की सरकार बनी थी, कुल वोट शेयर हम आपको बता रहे हैं 10.5%। उसके बाद अगड़े देखिए 9%, 4% ओबीसी, ईबीसी 8%, दलित 5%, मुस्लिम 29%। तो ये है आंकड़ों की कहानी पूरी, आंकड़ों की जुबानी पूरी कहानी। सबसे पहले शहजाद पूनावाला जी से ही बताते हैं। शहजाद पूनावाला जी, ये जो ईबीसी, जो अति पिछड़े और दलितों का वोट है, यही आपकी सबसे बड़ी मजबूरी बनी, जिसकी वजह से आपने कई बार आपके साथ बेवफाई करने वाले नीतीश कुमार को फिर से गले लगा लिया है। कई सारे आप ही लोगों के प्रशंसक बड़े नाराज हैं कि बीजेपी को तो अकेले लड़ना चाहिए था, हिम्मत तो दिखाते। सबसे पहले अंजना जी, जिस प्रकार से हम लोग राजनीतिक विश्लेषण करते समय हिंदू समाज को अलग अलग जातियों में बांटते हैं, तो मेरा एक पसमानदा मुस्लिम होने के नाते आपसे केवल एक सुझाव है, उसको आप स्वीकार सकती हैं, नकार सकती हैं, कि वैसे तो यहाँ पर भी अंसारी, कुरैशी और जुलाहा, घोसी, अशराफ, अजलाफ, सैयद, ये सारी जातियां ही हैं लगभग। तो मुझे लगता है कि मुस्लिम वर्ग का भी जब विश्लेषण किया जाए किसी के भी द्वारा, सीएसडीएस हो या और कोई भी सर्वे एजेंसी हो, तो मुस्लिम समाज में भी जो जातिगत और वर्ग वाइज जो डिफरेंसेस है उसको भी एक प्रकार से प्रतिबिंबित करना चाहिए। अन्यथा ऐसा लगेगा कि हम जैसे पसमानदाओं की जो 85% है, हमारी तो कोई पूंछ ही नहीं है, हमारी तो कोई औकात ही नहीं है। अब दूसरी बात यह है, देखिए पिछड़े अति पिछड़े, अंजना जी, इस देश में पहला प्रधानमंत्री जो पिछड़े समाज से आते हुए अपने टेन्योर को कंप्लीट करता है, मार्क माय वर्ड्स, वो है नरेंद्र मोदी। सबसे ज्यादा ओबीसी समाज से आने वाले एमपीज 85 भारतीय जनता पार्टी के, सबसे ज्यादा एमएलसी भारतीय जनता पार्टी के 40%, सबसे ज्यादा मंत्री भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कमीशन ऑफ ओबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। और यहीं तक नहीं, बल्कि जैसे राम जी की कहानी शबरी के बिना अधूरी होती है, तो राम काज का जो काम राष्ट्र काज का जो काम चल रहा है, गरीब काज के बिना अधूरा था। तो कर्पूरी ठाकुर जी को जो भारत रत्न देना था, और दूसरी ओर कौन है? दूसरी ओर वो लोग
पे जिन्होंने मंडल आयोग पर विलंब किया, मंडल आयोग को कभी स्वीकार्यता नहीं दी कांग्रेस पार्टी ने। नेहरू जी ने पहली बार कास्ट सेंसस को बंद करवाया था, जिस प्रकार से इंदिरा गांधी जी ने मंडल कमीशन आयोग और फिर राजीव गांधी जी ने किया। और राजीव गांधी का तो बयान है पार्लियामेंट में कि मंडल से तो देश का विभाजन हो जाएगा। और जिन लोगों ने ओबीसी जातियों को क्या कहा रेवंत रेड्डी ने कि ये आप ही के मंच पे कहा कि ये तो किस प्रकार के लोग हैं, इनका डीएनए जो है कमतर है। जिस प्रकार की शब्दावली इस्तेमाल की गई ओबीसी समाज के लिए, तो मुझे लगता है कि आज तो स्थिति ये हो चुकी है कि कांग्रेस से पूछा जाए कि अब नए नए सुर क्यों गा रहे। अखिलेश जी ने भी तो बताया कि ये एक्सरे करने जो निकले हैं, सबका नाम ले लिया, नीतीश बाबू का नाम नहीं ले रहे आप। जहां तक हमारा सवाल, सबका नाम ले लिया, शबरी जी के बारे में बता दिया, रामायण समझा दिया, पसमानदा बता दिया, अखिलेश बता दिया, कांग्रेस बता दिया, नीतीश बाबू पे कुछ 2 लाइनें। पहले वाली मैं उससे वही पर आ रहा था कि देखिए ऐसा है कि घर वापसी कोई करना चाहता है तो हमने तो कभी नहीं रोका। मैंडेट 2020 में तो एनडीए का मैंडेट था, आज मैंडेट का सम्मान हुआ है। 2019 में महाराष्ट्र में मैंडेट भाजपा शिवसेना का था, उसका सम्मान हुआ है। जिन लोगों ने तात्कालिक रूप से ही सही, अगर वो अपनी थोड़ी सी मैंडेट से अलग हटकर गए हैं तो उन्होंने स्वीकारा है कि उनसे गलती हुई और वो वापस आ चुके हैं, तो हम उनका स्वागत ही करते हैं। घर वापसी में किसी के भी समस्या नहीं है। शशि शेखर जी कुछ कह रहे हैं तो ये हिंदू हृदय ही इतना विशाल है, घर वापसी के लिए हमेशा खुला होता है। शहजाद, आप गलती शब्द को सोच समझ कर बोल रहे हैं। गलती हो गई थी, नीतीश जी से गलती हो गई थी। ऐसा है कि मैंने तो आपके जैसे बुद्धिजीवियों का अक्सर जो एक विश्लेषण होता है उसको परिभाषित करते हुए इस्तेमाल किया। ये मेरे शब्द थोड़ी है, मैं तो आप ही की जो भाषा होती है ऐसे टॉकिंग हेड्स की कि नीतीश बाबू से घोर गलती हो गई इसलिए वो समझकर सामने आ गए वापस, तो मैंने उनके विश्लेषण का इस्तेमाल किया है। ये मेरे शब्द नहीं है, आप इसको मेरे शब्द मत समझिए।